पहले तो मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्ती जो मुसलमान के हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है, तो जब कुरान है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात करेगा वो कैसा मुसलमान है? वो इंसान भी नहीं है। और मेरे पड़ोस में बैठे हैं हिंदू, मैं अगर ज़बरदस्ती करता तो इनके ऊपर करता ना। मेरे घर के सामने ये बैठे हैं, ज़्यादातर हिंदू हैं, मुसलमान कम हैं। इंक्वायरी करें, मुझे भी बिठाएं, उनको भी बिठाएं। मेरे घर पे आएँ, जो मुसलमान हैं, लड़की लड़के जितने हुए हैं, लड़के मुसलमान हैं उनके साथ बात करें, लड़कियां मुसलमान हैं उनके साथ बात करें। यानी हम उनको ले आएँ या वो खुद आई हैं। किसी इंसान को मजबूर करके कोई जो मुसलमान करता है, मैं तो उसको इसका इंसान ही नहीं समझता, वो हैवान से भी बदतर है। अगर मैं उसमें गिल्टी पाऊँ, कसूरवार हो जाऊँ, तो आप बराए मेहरबानी मैं आपसे माफ़ी भी मांगूंगा, आपके घर पे भी आऊँगा। अगर एक भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर कोई साबित करे, यहाँ पर आके जितने हैं यहाँ हमारे लोकल हिंदू बैठे हैं, उनसे कम से कम पूछें तो सही उनको तकलीफ़ क्या है। अगर यहाँ पर किसी घर में आग लगती है तो हमें फ़ोन क्यों करते हैं? अगर कोई बंदा डाकू या कोई उठा जाता है तो उसको हमें क्यों कहते हैं कि सही वापस कराओ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियां साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहले तो ख़ुद से अपना तारुफ थोड़ा सा कराइए, जो भी आप समझते हो कि सही है, फिर मैं आपसे सवाल कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल हक मियां मिठा है। नाम अब्दुल्ला के मेरे वालिद साहब ने मोहब्बत की वजह से मियां मिठा नाम रखा है। तो मेरा मुख्तसर तारुफ यही है कि मैं बचपन से ही छोटा था, मेरे वालिद साहब के पास लोग आते थे कि थानेदार ने ये ज़्यादती की है, पुलिस ने ये ज़्यादती की है, इस किस्म की बातें होती थी। तो मैं छोटा था, मतलब है कि ऐसा समझो कि 10-12 साल का था। तो मुझे दुख होता था, यार ये ज़्यादती क्यों हो रही है शुरू से ही। तो उसके बाद सियासत में आपको समझ आया कि क्यों हो रही थी ज़्यादती उस वक्त? होती थी जैसे आज हो रही है, ऐसे होती थी। ज़्यादतियाँ तो होती हैं, पुलिस करती है। पुलिस क्या करती है, हमारे सियासतदान करते हैं, वडेरे करते हैं, जो ताकत में वो करता है। गरीब के साथ ज़्यादती तो होती है। सब्जी वाला नहीं करता? मतलब सब करते हैं। माहौल इतना ख़राब है कि आपको बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा कोई आदमी ऐसा जो कि सही आपको मिले, वरना यानी छोटे बच्चियों की तरबियत यह है कि गन्ने की अगर वो ट्राली जा रही है तो उसे गन्ना चोरी वो नीचे से खींच लेगा। ये तो ज़्यादती है ना। अब किसी की फसल, चने की फसल पड़ी है, उससे 2-4 वो उठा लेगा। अगर कोई रेडी खड़ी है चने के, वो सब्ज़ चने पड़े हैं, उसमें तो जो 2-4 उठा लेगा। क्या है भाई, क्या फ़र्क पड़ेगा? जाते जाते रेडी वाले से कोई पुलिस वाला 2-4 गाजर उठा लेगा, किन्नू उठा लेगा। ये भी तो एक उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बातें हैं ना। स्टार्ट तो थोड़ी थोड़ी से होती है। हर बात जो बुराई है वो शुरू में तो ऐसे नहीं कि वो शुरू में डाके मारते हैं, ये करते हैं। उस थोड़ी थोड़ी चीज़ से बुराई शुरू होती है। अगर थोड़ी चीज़ को आपने नहीं रोका तो फिर वो मतलब है उनके आराम खून में आ जाता है। वो फिर तो बढ़ते वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। वो तो मतलब है कि इंसान को मार के भी उसको। अब हद ये है कि अभी ताज़ा मेरा ख्याल है कि अभी 15-20 दिन हुए एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें 2 आदमी मर गए, साइकिल मोटर पे थे। तो लोग जो आए उन्होंने उनको उठाने के बजाय उनके पैसे थे वो उठा लिए, टेलीफोन उठा लिया। मतलब ये हमदर्दी बजाय इसके कि उनको उठाते, उनके ऊपर कपड़ा डालते, उनको ले जाते कहीं अस्पताल में, वो नहीं किया उन्होंने। उनको मतलब है उनके जेबों को देखा, कितने पैसे पड़े हैं, क्या है, वो उठा। इंतहाई शर्म की बात है, इंतहाई गलीज़ तरीन बात है कि मुर्दे से कोई घड़ी निकाल ले, पैसे निकाल ले, टेलीफोन निकाल ले। मेरा ख्याल है ये तो इंतहा हो गई। तो ये स्टार्ट में छोटी छोटी बुराइयों से सब कुछ होता है, क्योंकि अब तरबियत इस किस्म की है लोगों को। भाई क्या, अभी मैं क्या बयान करूँ आपको। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी उम्र में वो खुद डाका चोरी नहीं कर सकते,
तो जब अंधेरी रात होती है वो अपने बच्चों को कहते हैं कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, अंधेरी रात है और घर में बैठे हो। अब बाप अगर बच्चे को ये कहेगा कि अंधेरी रात है और घर में बैठे हो, तुम बड़े नालायक हो, तो मुझे बताएं कि ये मुआशरा कब ठीक होगा। आपने बचपन में अपने वालिद साहब के साथ टाइम गुजारा, आपको ज़्यादती की तकलीफ होती थी, फिर आप पॉलिटिक्स में आ गए देखने के बाद, कब आए उम्र क्या उम्र? मेरा ख्याल है कि ये तो मेरी उम्र होगी उस टाइम पर गालिबन कुछ तकरीबन 40 के करीब होगी, 35-40 के करीब। ऐसे मजाक में मैं वो डेरकी टाउन का कोई चेयरमैन बन गया। मुझे पता ही नहीं था कि मैं चेयरमैन बनूंगा, मेंबर बनूंगा, चेयरमैन बनूंगा, तो वो ऐसे बन गया। ये वो बात ये है कि मैं ज़्यादातर अगर कोई हादसा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो जाहिर है कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से है। जब अल्लाह की तरफ से हमारे बस में नहीं, इंसान, मैं कहता हूँ कि इंसान बज़ाते खुद बेबस है, इंसान बेबस है, इंसान के बस में नहीं है। कोशिश करे, ठीक है, जहाँ तक कर सकता है, लेकिन वो दिल पे लेके बैठ जाए कि यार ये तो मैं नहीं करने दूंगा, ये उसकी ताकत नहीं है, ये अल्लाह की ताकत है कि वो हर चीज़ के ऊपर कादिर वो है, इंसान कादिर नहीं है। तो यहाँ मैं आपको रोकूंगा ये कि सारे जितने भी मज़हब को मानने वाले हैं वो यही कहते हैं कि भाई कोई बाल भी नहीं, पत्ता भी नहीं हिल सकता खुदा की इजाज़त के बगैर, और फिर गुस्से में भी रहते हैं और परेशान भी रहते हैं कि यार इजाज़त तो है, अल्लाह का हुक्म है, फिर परेशान क्यों हो रहे? तो यार ये कैसे कहने और उसके ऊपर अमल दरामद मानने में थोड़ा फ़र्क होता है। अब कहने के लिए मौलवी इतने तकरीरें अच्छी करते हैं, उलमा साहब हमारे, कि आप देखेंगे अगर उन तकरीर उनके सुने लेकिन उनके अमाल के ऊपर ना जाए। हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि मौलवी की तकरीर सुने वो अच्छी है, यानी उस ज़माने से गड़बड़ चल रही है। जी हाँ, लेकिन उनको ना देखें कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। आप उनकी बात सुने, उसके ऊपर अमल करें। वो एक दफ़ा अजीब बात है, मुझे याद आ गई, मैं उसको थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे हाफिज़ साहब, उनसे किसी ने पूछा कि सैयद जो है वो जहन्नम में जाएंगे? आपने फरमाया सैयद कोई जहन्नम में नहीं जाएगा, लेकिन ज़ोरावर ताकतवर है, अगर खुद छलांग लगाएगा तो कौन उसको रोकेगा? अगर खुद छलांग लगाएगा, आप समझ गए कि उसको कौन रोकेगा? नहीं रोक सकता कोई। मतलब इस किस्म की बातें हैं कि वो इंसान समझते हुए सब कुछ के अल्लाह के हाथ में है सब कुछ, फिर भी वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा करूँगा। वो मेरा ख्याल है कि इंसान अवर बात कर जाता है जो कि उसके पावर में नहीं है। तो 40 साल में आप चेयरमैन बन गए, फिर उसके बाद? चेयरमैन मैं बन गया, टाउन अफसर से मेरी बात हुई तो मैंने उसको कहा कि यार मुझे महीने में कितने पैसे देंगे? तनख्वाह के? नहीं, तनख्वाह तो नहीं होती, थोड़ी थी ऐसे, मतलब रिश्वत के पैसे मुझे कितने दे सकते हैं आप? खुद का आपने? हाँ, मैंने उनसे अलहदा बैठे थे, तो उसने कहा कि सही मैं आपको, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थे ये पैसे जितने उसने कहे कि 80,000 90,000 तक मैं आपको दे सकता हूँ हर महीने में। वहाँ बहुत पुरानी बात है। तो मैं कहा ठीक है यार ये तो हो गया, आप देंगे, मेहरबानी आपकी, लेकिन कैसे निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, मुझे ज़रा पता तो हो ना। तो उसने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से बताया, सफाई में ऐसे इतने निकलेंगे, बाकी इसमें इतने, कागज जो सही दस्तखत करने हैं, सर्टिफिकेट देने हैं, उसमें मतलब ये सारे वो उन्होंने कैलकुलेट करके बोला कि इतने निकलेंगे। मैं ये अच्छा हुआ कि आपने बता दिया, मुझे पैसे नहीं चाहिए मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे वो खाया जाता है। अच्छा हुआ कि आपने बता दिया, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो अल्लाह का करम है, मैंने वो जो टाउन कमेटी के अंदर काम किए, ठेके जो देता था, मेरे गालबन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ठेकेदार मेरे पास कम आते थे, क्योंकि कमीशन तो हम लेते नहीं थे, लेकिन काम सही करवाते थे। अब एक मैंने आदमी मुकर्रर किया, हालांकि उसकी ड्यूटी तो कुछ और थी, जो कि सीमट, बजरा, रेत
उसको पता था कि भाई इतनी इसमें डालनी है। वो उसके सामने अगर वो 1-2 दिन अगर बीमार हो जाता तो काम बंद हो जाता था। हालांकि वो अनपढ़ था लेकिन एतमाद वाला था, अभी तक है वो। तो वो खड़ा होता था, वो कहता था भाई इतने सीमेंट डालो, इतने बजरे ये डालो, वो ये करो वो करो। उसका फ़ायदा ये है कि अभी तक जो मैंने वो ब्लॉक डलवाए थे अभी तक वो हैं, चल रहे हैं, उसमें वो ख़राब नहीं हुए। बल्कि नए चेयरमैन आते हैं, वो कहते हैं सही बनाए इसके ऊपर ये, उन्होंने बोला सही खुदा के लिए छोड़ो, हमारे नालियाँ बंद हो जाएंगी, सीमेंट डालोगे ये सारी बह जाएंगी। वो ब्लॉक चल रहे हैं तो दूसरे क्यों करा रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने वो टाउन कमेटी के अंदर जो ड्रेनेज का सिस्टम बनाया था, छोटी थी उन दिनों, आबादी नहीं थी इतनी, जो बनाया था वही अभी तक चल रहा है। इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि दोबारा बनाए, कुछ जगह पे बना है लेकिन वो बंद हो जाती, चौक हो जाती है या टूट फूट जाती है, वो नहीं चलती। मतलब ये है कि जब आप खुद खाएंगे तो वो सारे जितने हैं वो तो आप फ़र्ज करो अगर उसमें से 40 रुपये खाते, बाकी भी तो 40-40 करके बाकी बचेगा तो कुछ काम तो नहीं होगा ना, वो सारे खा जाते हैं। अगर खुद नहीं खाएंगे तो मेरा ख्याल है कि उसमें बचत होगी और सही काम भी होगा। चेयरमैन के बाद फिर क्या अगला स्टेप ये हुआ कि हालांकि मेरी ये पोजीशन नहीं थी, मुझे सरदार गुलाम अहमद खान बाहर था, उसने मुझे कहा कि आप नूर मोहम्मद खान लोंड के ज़िया-उल हक का टाइम था, मुकाबले में आप खड़े हो जाएं, हम आपकी मदद करेंगे और पीर साहब भी पगाड़ा भी आपकी मदद करेगा, आप जीत जाएंगे, आप इनके मुकाबले में खड़े। मैं क्या नहीं खड़ा होता, मुझे पता नहीं कि आप मेरे साथ नहीं खड़े होंगे, मैं नहीं, मुझे मेरी पोजीशन भी मैंने नहीं है। बहरहाल उन्होंने बड़ी कोशिश की, मैंने उसको जवाब दे दिया। फिर पीर साहब ने बुलाया मुझे, पीर साहब पगाड़े ने, उन्होंने मुझे आके कहा कि नहीं आप खड़े हो जाएं। मैं कहा सर बात यह है कि मेरी पोजीशन नहीं है, दूसरा ये है कि अगर मैं खड़ा हो गया और आपने कहा कि अभी दस्तबरदार हो, फिर मैं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं नहीं दस्तबरदार हूँगा। तो इस तरीके से मुझे खामखा क्यों ले रहे हैं। नहीं बोला तो हमारा हुक्म है कि आप जाएँ। मैं कि ठीक है फिर आप जाएँ, गुलाम अहमद खान से मिले। मैंने कहा गुलाम अहमद खान की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत नहीं है। उसको बोले मीरपुर में, खानगढ़ नहीं जाऊँगा, मीरपुर में आ जाए, वहाँ मैं उसके साथ मिलूँगा और उससे बात होगी। अगर उसने बोला वो जो फैसला करेगा वो हमारा फैसला है, मैं कहा ठीक है। अब सरदार गुलाम अहमद खान ने कहा कि भाई आप खड़े हो जाएं, हम जाली माली मदद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत उन्होंने बातें की। मैं कहा मुझे तो पहले इन बातों के ऊपर एतमाद नहीं है, अब पीर साहब का हुक्म है, ज़ाहिर है मुझे खड़ा होना है और हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं खड़ा होऊंगा, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर ही करेगा। तो उसके बाद मैं क्या मैं बाहर निकलूँगा, यहाँ से बाहर जब निकलूँगा लोग पूछे क्या फ़ैसला हुआ, मैं उनको बताऊँगा कि भाई फ़ैसला ये हुआ कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा पेपर। उसके बाद अगर आपने कहा कि आप नहीं अभी आप मेहरबानी करें हाथ उठाएं ये करें, अगर मैं फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, वोट मिले या न मिले, फिर मैं अगर खड़ा हूँ तो फिर खड़ा रहूँगा, फिर मैं नहीं जाता। बोला नहीं आपको कौन कहता है, हम कुरान के ऊपर हाथ का बात कर, मैं कि कुरान शरीफ की ज़रूरत नहीं है, सियासत में छोड़ो, इस बात की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद नूर मोहम्मद खान के ऊपर असर ये हुआ कि उसने कंपेन नहीं की, घर बैठ गया। उसने बात की ज़िया-उल हक से, ज़िया-उल हक ने प्रेशर डाला पीर साहब पगाड़े के ऊपर और सरदार गुलाम अहमद खान के ऊपर। तो गुलाम अहमद खान ने मुझे कहा कि सही आप मेहरबानी करें, आप दस्तबरदार हो जाए। मैं सवाल ही पैदा नहीं, अभी नहीं। तो उन दोनों 10 लाख 15 लाख बहुत बड़ी बात होती है, आज ऐसा समझो कि 10 करोड़ रुपया। तो मुझे कहने लगे कि नहीं आपको 10 लाख रुपया देते हैं आप। मैं क्या सवाल पैदा नहीं होता, मैं 10 लाख या 20 लाख या 10 करोड़ या 10 अरब खरब, मैं ज़मीर मेरा एक तरफ रखो, दूसरी तरफ पैसे रखो, मेरा ज़मीन भारी है, घाटे के सौदा मैं नहीं करूँगा। तो मैंने सरदार गुलाम अहमद खान को जवाब दिया
फिर पीर साहब ने कहा कि आप आ जाए। मैं कि मैं कैंपेन में हूँ, मैं नहीं बोला आप आ जाए, आप नहीं आएंगे तो रात को मैं रोटी नहीं खाऊंगा आपके सवा। मैं ठीक है, मैं हाजिर हो जाता। मैं वहाँ पर गया तो पीर साहब ने कहा कि आप अभी दस्तबरदार हो जाए, रिज़ाइन करें। मैं कहा सर मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि मैं नहीं करूँगा, पहले भी मैंने यही शर्त थी मेरी। तो आपने कहा नहीं ठीक है हम नहीं कहेंगे। अब आप कह रहे हैं ठीक है मैं रिज़ाइन तो नहीं करूँगा, कितने वोट मिलेंगे? मैं क्या, मुझे पता है कि मेरा ज़ाती वोट होगा, एक मेरे लिए ज़मीर के लिए, एक वो जो मेरा ज़ाती वोट है वो मेरे लिए काफ़ी है। बेशक हम मदद, मैं क्या आप बेशक ना करें, आप अगर परेशान है गवर्नमेंट का तो आप ना करें, गुलाम खान ना करें, ठीक है मैं आज़ा बाईस से आज़ा खड़ा हूँगा, जो कुछ हुआ फिर देखा जाएगा। बहरहाल इलेक्शन चलती रही तो कर्नल साहब थे, उन्होंने बुलाया जैसे आम हालत में बुलाते हैं। नूर अहमद खान बैठा, मैं बैठा था, तो उसने कहा कि भाई आप आपस में लड़े ना झगड़े। मैं यार हम दोस्त हैं, लड़ेंगे क्यों? अगर ये जीत गया तो मैं सबसे पहले मैं इसके गले में हाथ डालूंगा, अगर मैं जीत गया तो ये मैं के बुज़दिल है मेरे पास नहीं आएगा, ये मेरे पास नहीं आएगा। तो उसने कहा कि यहाँ कर्नल साहब को ये मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है। मैं कि क्या ज़्यादती क्या है? भला ज़्यादती ये है कि तू मेरे हल्के में क्यों खड़ा हुआ है? मैं कि हल्का तो भाई आपका नहीं है, ये तो हर एक कोई खड़ा हो सकता है। मैं अगर खड़ा हूँ तो बहसियत आज़ाद खड़ा हूँ, मेरे साथ कोई आए तो नहीं। बोला नहीं आप, मैं क्या आपने क्या हल्के में काम किया है? मैं कहा कर्नल साहब इससे बात करें, पूछे अगर इसी ने कोई तकरीर दो चार लफ्ज़ भी इसने असेंबली में बोले हैं तो मैं दस्तबरदार हो जाता। वो हंसा। कर्नल बोला सरदार साहब ये क्या कह रहे हैं, आपने नहीं बोले? नहीं 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 मैंने वो क्या नाम है, ये गलत कह रहा है, मैंने वहाँ बात की है। मैंने वो क्या किया? बोले हलफ लिया था ना, मैंने भी हलफ। तो मैंने बोला कि हलफ ना ले तो इसको धक्के दे के बाहर निकाल देते। वो तो एक सबके साथ अगर क्या बोला नहीं बोला वो तो इज्तिमाई बात होती है सब। इसके अलावा मैंने इससे पूछा कोई बात की है? बोला नहीं इसके अलावा कोई नहीं। भाई फिर नालायक है ना, फिर तो उसको नहीं खड़ा होना चाहिए। बहरहाल ये बातें होती रही। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के में आम लोगों ने मेरे साथ काफ़ी ताउन किया क्योंकि बड़ी ताकतें थी, पीर साहब पगाड़ा और सरदार गुलाम अहमद खान, गवर्नमेंट सब कुछ। 10,000 से मैं हार गया MNA का वोट, MNA का जी 10,000 तकरीबन उसमें मैं हार गया। सुबह को मैं हार लेके उसके दरवाजे पे पहुंचा, वो सो रहा था, मैं पहुंच गया था। कोई आदमी नहीं गया था सवाए मेरे। तो जब उसको पता लगा कि बोला आ गए, मैं कहा हाँ आ गया हूँ, मैं तो आ गया हूँ। मैं क्या दुश्मनी तो नहीं है ना, ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है, इलेक्शन है या कि खेल है। आप जीत गए, आपको हाथ डाल रहा हूँ, आप तो मेरा ख्याल मैं क्या बोला, मैंने लफ्ज़ कुछ गंदा बोला वो बोलना नहीं चाहता। आप नहीं आएंगे, मुझे पता था कि आप नहीं आ सकते, मैं तो आ गया हूँ। सबसे पहले वो नींद से जैसे उठा बाहर आया, मैंने उसको हाथ डाला। बोला यार मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई। मैं क्या? बोला सारी ज़िंदगी मैंने मानू के साथ मुकाबला किया है, उनके साथ, अभी मुझे मजबूरन उनके साथ आपने मुझे उनके आगे झुका दिया है, झुकना पड़ा। आपकी वजह से मैं उनके पास झुका हूँ, जो कि मैं अभी समझता हूँ कि मैंने गलत किया, ये किया। मैं वो आपका मसला है, हमारा मसला नहीं। बहरहाल उसके बाद मैंने उसको कहा कि अभी सरदार गुलाम अहमद खान ने मेरे साथ धोखा किया है, अभी अगली इलेक्शन में मैं सरदार गुलाम अहमद खान का मुकाबला करूंगा। उसने बात समझेगा, ऐसे ही बात कर रहा है। तो फिर बेनज़ीर के साथ वो लंबी एक कहानी है, बेनज़ीर के साथ वो मुलाकात हुई। बेनज़ीर वो तो अजीब कहानी है, लंबी, अगर बोले तो मैं बता देता हूँ, छोटा वर्जन बता दें। मुझे क्या नाम है, मुमताज़ डैर ने बुलाया कि बेनज़ीर साहब आई, मैं चेयरमैन था, आप आ जाएं।
उनके साथ मुलाकात करें, आप रिज़ाइन करेंगे? मैं रिज़ाइन करूँगा, चेयरमैन ने क्या रखा है, वो अभी कुछ साल ही तो रहते हैं। तो मैं गया वहाँ पर, वो गया बेनज़ीर के साथ, चेयरमैन है, अच्छा आदमी है, पता नहीं क्या उसको बोला। उसने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं है। मुझे कहना यार टाइम नहीं मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, आपने बुलाया तो मैंने, मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी, आपकी ख्वाहिश थी। फिर वो गया, फिर वापस आया, बोला सही टाइम नहीं मिला। तीसरी मरतबा मिला, फिर हंसता हुआ आया, बोला टाइम मिला है लेकिन बहुत थोड़ा शॉर्ट टाइम मिला है। कितना? 2.5 मिनट। मैं क्या आधा मिनट मिला? मेरा कोई काम है क्या उसके साथ? काम तो नहीं है, ऐसे बैठेंगे गपशप करेंगे, जो उनके समझ में आई, जो मेरी समझ में आई मैं बता दूंगा। बोला चलें। फिर मुझे बुलाया वहाँ पर, बेनज़ीर के साथ ऐसे आमने सामने बैठे। उसने कई सवालात किए कि यहाँ पर किसको खड़ा करें। मैं गया यहाँ पर बेहतर रहेगा ये क्या नाम है, मुमताज़ सूबाई पे। ऊपर किसको खड़ा करें? मैं नूर महमद खान लुंड को खड़ा करें, वो बेहतर रहेगा। तो उस तरफ किसको खड़ा करें? मैं उस तरफ आप खड़ी हो जाएं, या जरदारी को, या आप के वालदा, या किसी और को खड़ा करें, हम उसकी मदद करेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। लोगों के जो ख्यालात हैं वो बेहतर है आपके हक़ में। बोला नहीं वहाँ तो मसला है। मैं कि मसला है? क्या मसला है? आप खड़े हो जाए। मैं अगर 3 जगह पे खड़ी हूँ, चौथी पे मैं नहीं खड़ना चाहती। आपकी मर्जी, किसी और खड़ा करें। अच्छा, इस तरीके से वो बातें करते करते तकरीबन को 20-25 मिनट या आधा घंटा लग गया उनको मेरे साथ। पता नहीं उनको क्या बातें अच्छी लगी। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई हम अब मजबूर हैं कि हम सरदार गुलाम अहमद खान को टिकट देंगे, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कहा आपका फैसला है, मैं तो ये मेरा फैसला भी ये है कि मैं आपके साथ नहीं हूँगा। मैं आपके साथ नहीं 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 नहीं, नहीं वो हम किसी की ऐसी शर्त नहीं मानते। मैं कि मैं फैसला सुना रहा हूँ, मेरा फैसला यही है कि मैं आपके साथ नहीं हूँगा। चुप कर देखने ये किस पागल के साथ फंस गई हो। अब पता नहीं उसको क्या बातें अच्छी लगी, किस वजह से। मुझे कहा कि हफ्ते के बाद फलां जगह पर मैं हूँ, आप वहाँ मुझे मिलना, ठीक है। खैर पता नहीं उसको क्या अच्छा लगे। पीछे वो नाहिद खड़ी तो उसने बोला छोड़ो क्या कर रहे हो, टाइम जाना है। मैं कि मैंने थोड़ा बैठा, खुद बैठी है, उससे बात करो, मुझे क्यों कहती हो? बोला क्या है? मैं कि पता नहीं, एक औरत खड़ी है जो बोलती है, इशारे दे रही है, इसको छोड़ो। नहीं नहीं मुझे मज़ा आ रहा है, मियाँ साहब से बातें कर रही है। नाहिद थी, फिर बाद में तो पता लगा कि वो नाहिद है। खैर वहाँ पर जब गया मैं हफ्ते के बाद, जैसे मैं गया उन्होंने बुला लिया, बुला लेते हुए बैठ गया, गपशप हुई। मुझे कहने लगी कि मियाँ साहब आप कैसे कहते हैं कि नूर महमद खान हमारे पास आ जाएगा? मैंने कि मैं कोशिश करूँगा आ जाएगा, उसको समझाऊँगा, समझ जाएगा। मियाँ साहब आपने जो कहा है कि इसको मुमताज़ को वोट दें, मुमताज़ बीटी में खड़ा था, खुद हार गया, भाई हार गया, उसके 2 बेटे हार गए, चौथा भी उसका कोई पता नहीं अजीज़ था। 5 आदमी हार गए एक जगह पे, कोई बीडी का मेंबर नहीं हो सका। तो आप कैसे कहती है जीत जाएगा? मैं कि हम मदद करेंगे, आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह ज़रूर जीत जाएगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है और है भी नहीं, ये बेहतर रहेगा, ठीक है। अब बात आई क्या नाम है इसकी, गुलाम खान बोला उसके लिए मेरे पास कोई नहीं है। मैं क्या आप सोच लें, उसको ना दें, उसने आपके वर्कर के साथ इनके साथ बड़ी ज़्यादती की है, उसको ना दें। बोला नहीं मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ मैं, आप ठीक है आप दें लेकिन मैं आपके साथ नहीं हूँगा। बहरहाल वो समझ जाती थी पता नहीं क्या। फिर बोला कि हफ्ते के बाद फलां जगह पर मिला। तीसरे हफ्ते में जब मिले तो उसने बोला मियाँ साहब आखिरी मेरा फैसला है कि मैंने सबसे बात की है, मेरी पार्टी में कोई आदमी सरदार गुलाम अहमद खान मार के मुकाबले में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, पेपर भराने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं क्या फिर ये तो ठीक है, कोई नहीं है तो मुझे आप टिकट दें। मैं वो हंस के कहते आप? मैं कहा हाँ मैं, आपका हल्का तो नहीं है? मैं कि छोड़ो हल्के को, मैं देखो मुकाबला करूँगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, इंशाल्लाह जीत के दिखाऊंगा। बोला ठीक है, हंस के मुझे कहते ठीक है। इसी तरीके से मुझे टिकट दिया। फिर नीचे से जो सूबाई का था वो एक
आदमी था इसका दौदले का, उसको टिकट दे रही थी। मैं क्या उसको तो ना दे, वो तो हीरोइन पीता है, वो मैं एक नया, मैं भी नया, वो भी बेकार आदमी, मुझे गिराने की है क्या। आखिर चलते चलाते उसने कहा ठीक है फिर हम जाम सैफला को देते हैं। मैं कहा ठीक है, ये नशा तो नहीं करता, कम से कम बात तो कर सकेगा। फिर उसको टिकट दी, ऊपर मुझे दी। फिर एक दफ़ा वो गाड़ी में जा रही थी, उनके पास बीबीसी का नुमाइंदा बैठा था, तो उसने ऐसे बात की, बोला कितने। मैं क्या, मुझे लगता है कि 10,000 से लेकर 15,000 तक मैं ऊपर बोर्ड ले जाऊंगा, मुझे लगता यही है। तो उसको बताया कि ये तो ये कह रहा है। तो उसने मुझे ऐसे देखा कि ये पागल है, इस क्या करेगा। बात भी ऐसी थी, सरदार बोला मतलब बड़ी बात थी भाई, अगर मुकाबला किया हारा है तो वो और बात है, लेकिन उसकी हैसियत तो थी ना, इसमें कोई शक नहीं। टिकट मिल गया, मैंने कैंपेन शुरू कर दी। और उसके बाद सरदार गुलाम अहमद खान को नज़र आ गया कि मैं हार रहा हूँ, वो सियासतदान था। तो मुख्तसरन ये कि मैं जीत गया, वो हार गया। कैसे? ऐसा उसने कोई 23,000 रुपये वोट लिए, मैंने कोई 56,000 लिए। तो ऐसा क्या किया आपने कि आप मैंने कुछ नहीं किया, सारे अल्लाह ने किया, मुझे तो जानता ही कोई नहीं था। तो कोई मेहनत तो की होगी भाई, हर एक के दरवाजे पे गया, बातें की, तो उसके बाद मीठापन काम आ गया। मीठापन काम आ गया। अगर मैं सच्ची बात कहूँ कि मेरा खर्चा कितना आया, हालांकि वो मेरे ख़िलाफ़ जाएगी, बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि कानूनी तौर पे वो मैंने उसमें ज़्यादा लिखा था। पैसे ज़्यादा लिख के थे, खर्चा कम किया था। 1,10,000 आया था टोटल मेरा ज़ाती। लोगों के इधर उधर से सब खर्चा आया किया उन्होंने, लेकिन मैं अपनी जेब से ज़ाती खर्च जो था वो इतना आया, बाकी खर्चा लोगों ने डोनेशन की। तो कौन सा साल था जब आप पहले मैंने 88 का। 88। उसके बाद कितनी दफ़ा जीतते रहे? फिर अभी जो पिछले इसमें जीता हूँ। तो अभी आप मैंने नहीं, अभी इससे पिछले। अच्छा, वो किस पार्टी से गए? पीपल्स पार्टी। पीपल पार्टी से? जी हाँ, बेनज़ीर के साथ मेरे अच्छे खासे ताल्लुकात थे। तो मतलब वो जो रिश्ता जुड़ा फिर वो फिर ख़त्म नहीं हुआ? नहीं, ख़त्म हो गया था, दरमियान मुखालफत की काफ़ी लोगों ने, मैंने उनकी मुखालफत की, उन्होंने मेरी की, तो गड़बड़ हो गई, मैं छोड़ गया, पार्टी को छोड़ गया, मैं अलहदा हो गया। उसके बाद चलता रहा ये मसला। फिर उनको बाद में पता नहीं एहसास हुआ क्या हुआ, कुछ लोग इनके साथ जो खड़े थे, आखिर में उन्होंने वो लाइन अपनी बदल गए, जिसकी वजह से ये हार गई पीपल्स पार्टी, एक वोट के साथ हार गई थी। एक वोट के साथ खालिद लुंडी ने वोट नहीं दिया इनको, जिसकी वजह से वो हार गई। तो मेरी नज़ीर ने मुझे पैगाम भेजा कि आप आ जाएं। मखदूम अमीन फ़रीद से बात की, फिर क्या नाम है, कामली शाह को बोला, उनको बोले मुझे मिल जाए, मैं नहीं आ सकती पाकिस्तान, मुझे मिल जाए। फिर मैं गया उधर के दुबई में, उनके साथ जाके मिला, फिर गपशप हुई। तो उसमें मैंने कहा यार तुम्हारे ज़्यादती तुमने की है मेरे साथ, ये किया वो किया, उन्होंने मेरा ज़्यादती किया, मैं फिर जुर्माना दो। ऐसे ही बस मतलब है कि वो उसने कहा यार वाकई मैं सॉरी करती हूँ, मैंने आपके साथ जाती है। तो 2 दफ़ा आप एमएनए बने, क्या सच्चा इंसान, क्या एक सच्चा इंसान, खरा इंसान, पैसे ना लेने वाला इंसान सही एमएनए का काम कर सकता है या बन सकता है या चल सकता है? मैं जब एमएनए बना तो मैंने कुछ रोड बनाए, वो 2-4 महीने में वो ख़त्म हो गए। तो स्कूल बनाए, वो भी टूट फूट गए। तो उसके बाद मैंने तय किया कि मैं अभी ना रोड बनाऊंगा ना स्कूल बनाऊंगा, ऐसे कोई काम नहीं करूंगा सवाए गैस और बिजली के। तो मैंने 70 गांव को बिजली दी और तकरीबन 210 गांव को नहीं 210 गांव को बिजली दी और 70 गांव को मैंने गैस दी, जो कि अभी तक चल रही है। उसमें न कमीशन है, न पैसा, न लेना, न खा मोहब्बत पाक। तो मतलब कर सकते जे कोई अगर आराम से अच्छा इंसान हो, हाँ चल सकता है उसमें। हाँ मैं जब कैंपेन में यहाँ जाता था अभी, तो लोग हमें कहते थे भाई हमें न स्कूल चाहिए, न मुलाजमत चाहिए, नौकरी वोकरी कुछ भी नहीं चाहिए, न गैस चाहिए, न बिजली चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कम से कम इतना हो कि हम कोई अपनी फसल पे हल चला के या कपास ट्रैक्टर पे डाल के या रात को अपने घर में आराम से सो जाएं, सिर्फ यही हमारे लिए काफ़ी है।
अब इतना कर सकते हैं, मैं कि इंशाल्लाह बस बेहतर होगा, क्योंकि डाकुओं का राज था, डाकू थे सारे हमारे वो। बहरहाल मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब था। फिर मैंने कोशिश की, जब भी इजलास होता था, कुछ भी होता था, मेरी कोशिश यही होती थी कि चैन वाली APC जो है वो पुलिस को दी जाए। जब भी मैं पार्टी मीटिंग में या कहीं खड़ा होता था तो वो क्या नाम है, जिलानी साहब वज़ीर आज़म, वो कहते मियाँ साहब बैठ जाए, मुझे पता है कि आप APC की बात करेंगे, चैन वाली की, डाकुओं की वजह से। मैं क्या हकीकत है यार, वो क्यों मरे, जाके मरेंगे, अमन तब होगा जब वो खुद सेफ होंगे। उसके बाद उन्होंने मेहरबानी की, अब तो हर एक जगह पे वो APC आ गई है चैन वाली, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ। तो मैंने असेंबली में भी ये बात की, बाहर भी ये बात की, भाई अभी रात को दिन को साइकिलोमीटर के ऊपर गाड़ी करे, काम करे, घूमो फिरो, अगर कोई किसी को उठा लेता है तो उसके पैसे मैं दूंगा। अगर किसी का साइकिल मोटर जाता है तो मुझसे ले लेना, कोई चोरी करे, ज़बरदस्ती करे, मैं दूंगा। मतलब इस हद तक ना, मैंने क्या करे, अल्लाह ने करम किया कि हो गया। तो मैं SP अपने मर्जी का लेता था, जिसकी वजह से वो काम वो सही करते थे, काम हो गया। अच्छा, आप आजकल के बच्चों को सच के बारे में क्या पैगाम देंगे? सच की ताकत क्या होती है? सच की ताकत होती है जो बच्चों को नहीं मालूम, वो बस ये हम सब ये बोलते हैं बस सच बोलो। ताकत क्या होती है अगर सच बोलना शुरू कर दिया तो? भाई जब सच होगा ना, झूठ नहीं होगा, उसके बाद ना तो कोई हेरा फेरी करेगा, ना कोई डाका डालेगा, ना कोई चोरी होगी, ना किसी के साथ कोई कत्ल होगा। मतलब है किसी किस्म की कोई क्राइम, यानी छोटा मोटा बड़ा किसी किस्म का वो नहीं होगा। एक सिर्फ सच है, जो वो सच हो, बस सच के बगैर कोई गलत बात ना करे। अब जापान में क्या है, जब मैंने जहाँ तक सुना है, जापान में सिर्फ ये है कि उनको झूठ का पता ही नहीं, झूठ कैसे होता है। तो वहाँ पर उन्होंने तरक्की की है सिर्फ इसीलिए कि वो सच है, उनके पास झूठ नहीं है। तो काफ़ी हद तक अमेरिका में भी इस किस्म की बातें हैं जो कि उसके अंदर आने में है। बाहर तो वो जो अपना करता है वो और उसकी सियासत और होती है, लेकिन अंदर उनकी जो है वो भी काफ़ी हद तक, मैंने जहाँ तक सुना है, मैं गया तो नहीं हूँ और ना ही मुझे वीज़ा मिलेगा वहाँ जाने का, ना ही मेरी ख्वाहिश भी है। तो ये इस किस्म की बातें हैं, एक सिर्फ सच, इंसाफ, बस। बच्चे सच बोलते हुए डरते हैं बहुत ज़्यादा और घबराते भी हैं कि यार मैंने सच बोला तो अब्बा नाराज़ हो जाएंगे, अम्मी नाराज़ हो जाएंगी, टीचर नाराज़ हो जाएगा। कैसे अपने आप को उस डर को निकालें कि सच बोलना है और तकलीफ़ भी नहीं देनी किसी को? अब बात यह है कि सच बच्चे क्यों बोलें, उनको ज़रूरत तब पड़ेगी सच बोलने की जब बाप झूठ बोलेगा ना। अगर बाप सच बोलेगा तो वो झूठ क्यों बोलेंगे, डरेंगे क्यों? असल बात है कि उनको नक्शा अपना पेश करना है कि भाई ये अपने आप को इस तरीके से पेश करना है कि भाई मैं ये झूठ नहीं बोलता, किसी हराम नहीं खाता। अब इस तरीके से अगर कोई जो भी बाप होगा अपने आप को पेश करेगा तो उनको डरने की गुंजाइश, ज़रूरत ही नहीं रहेगी ना, झूठ बोलने की गुंजाइश ही नहीं होगी किसी को सच बोलने की। जब हो गई सच तो झूठ फिर क्या ज़रूरत नहीं होगी ना। बच्चे तो फिर सीखेंगे ना, सिर्फ सीखेंगे और उसका मेरा ख्याल है जहाँ तक मैं समझता हूँ उसको किसी निशानदेही की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपने बताया बहुत सारे लोग आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं। इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर आप बता रहे थे कि वो इल्ज़ाम तराशी करती थी। आप उनको क्या पैगाम, उन सब लोगों को जो आपसे डरते हैं, जो आपको बुरा समझते हैं, जो आपकी बग़ैर तस्दीक करे आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, उनको आप एक क्या प्यारा सा मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही करूँगा कि इंडिया के MNA, पाकिस्तान के MNA, उनके मिनिस्टर, पाकिस्तान के मिनिस्टर, इंडिया के जज, पाकिस्तान के जज, और इस तरीके से हमारे मुअज़्ज़िज़ीन वकला, ब्यूरोक्रेट, वो एक टीम बनाई जाए जो कि तहकीक करे कि वाक़तन
कोई किसी के साथ ज़्यादती करता है या खाली हवा है। अगर ये हो जाएगा तो मेरा ख्याल है कि उनको गुंजाइश नहीं रहेगी। मैंने एक मरतबा ने 10 मरतबा ये बात की है कि भाई एक टीम बनाई जाए जो कि वो जज कर देखे कि भाई ये बात जो कर रहा है तो असल हक़ाइक़ क्या है। जब असल हक़ाइक़ सामने आएंगे तो मेरा ख्याल है कि वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनकी रोटी रोज़ी जो है उनकी वो ख़त्म हुई है कि उन जो ग्राउंड है वो अपने ग्राउंड को कैसे ख़त्म करेंगे, वो नहीं करेंगे। मुझे पता है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो टीम बनाए इस किस्म की जो कि फेयर जज हो, बेशक सुप्रीम कोर्ट जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, इंक्वायरी करें ना, इंक्वायरी करें, मुझे भी बिठाएं, उनको भी बिठाएं, मेरे घर पे आएँ, जो मुसलमान हैं लड़की लड़के जितने हुए हैं, लड़के मुसलमान हैं उनके साथ बात करें, लड़कियां मुसलमान हैं उनके साथ बात करें, ये नहीं हम उनको ले आएँ या वो खुद आई हैं। अगर मुझे बताएं कि मुझे क्या फ़ायदा, बाज़ाहिर देखो ना, अब सुप्रीम कोर्ट के वकील आपको पता है कितनी फ़ीस लेते हैं, 2-2, 3-3 वकील अगर हम करते हैं तो मैंने चंदा तो नहीं लिया, किसी से चंदा तो नहीं लिया, सिर्फ अपनी जेब से पैसा खर्च करता हूँ। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि सवाब की खातिर, वरना मुझे आपको पता है कि बाज़ाहिर तो मुझे कोई इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग मुझे बदनाम करते हैं कि पैसे लेता है, ये करता है, वो। मुझे ये तो साबित करें ना, कम अज़ कम मैंने चंदा किससे लिया है, एक 10 रुपये भी साबित करें तो सही ना। मैं सब कुछ अपनी जेब से करता हूँ, मुकला आना जाना जो खर्चा होता है मैं देता हूँ। मुझे इसलिए देता हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये इस्लाम की खातिर अगर मैं करूँगा तो मेरी आक़िबत बेहतर होगी। भाई बात यह है कि मेरे ऊपर इल्ज़ामात बहुत लगते हैं, गंदे इल्ज़ामात लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। मुझे पता है उन इल्ज़ामात की वजह से मुझे भी दुख तो होता है, और ज़ाहिर है कि जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो उनको भी कोई ख़ास प्रूफ तो नहीं होता। इसके बावजूद मैं उनको कहता हूँ कम अज़ कम वो मेरे सामने आए, मेरे टेलीफोन नंबर हर एक को मैं बता देता हूँ, 0300 3199 371 में ये मेरा नंबर है, मेरे साथ रब्ता करें और उसके बाद मेरे सवाल जवाब करें। अगर मैं उसमें गिल्टी पाऊँ, कसूरवार हो जाऊँ, तो आप बराए मेहरबानी मैं आपसे माफ़ी भी मांगूँगा, आपके घर पे भी आऊँगा। अगर एक भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर कोई साबित करे, एक इल्ज़ाम भी, जो जितने इल्ज़ाम तो लगते हैं, इल्ज़ाम तो हर एक के ऊपर लगते हैं, लेकिन कम अज़ कम एक इल्ज़ाम, सिर्फ सिंपल एक इल्ज़ाम मुझे साबित करें तो मैं आऊँगा उसके घर पे, बल्कि पूरी कौम से माफ़ी मांगूँगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप यहाँ पर आके जितने यहाँ हमारे लोकल हिंदू बैठे हैं उनसे कम अज़ कम पूछें तो सही उनको तकलीफ़ क्या है। अगर यहाँ पर किसी घर में आग लगती है तो हमें फ़ोन क्यों करते हैं? अगर कोई बंदा डाकू या कोई उठा जाता है तो उसको हमें क्यों कहते हैं कि सही वापस कराओ? चोरी होती है तो हमें हमारे पास क्यों आते हैं कि सही ये मदद करें आप? बड़े लोग MNA वगैरह तो बहुत कुछ हैं, उनके पास क्यों नहीं जाते? वो उनकी मदद क्यों नहीं करते? मदद तो उनको भी तो करनी चाहिए ना, जब वोट लेते हैं तो मदद करनी चाहिए। मेरे पास क्यों आते हैं? उनको पता है कि हमारा हमदर्द सिर्फ़ और सिर्फ ये इंसान है जिसकी वजह से वो मेरे पास आते हैं, और मैं उनकी फुल सपोर्ट करता हूँ। अभी भी आप में चंद यहाँ पर हिंदू लोग हैं, उनसे पूछें, वो अगवा हो गया था, मैं MNA था, डॉक्टर है अर्जन, उससे आप पूछ सकते हैं। तो मुझे जैसे पता लगा कि मैंने उनके के फ़लाँ आदमी के पास है, उनका नाम लेना अच्छा नहीं समझा, वो भी बहरहाल खाते पीते लोग हैं, मौजूद हैं या नहीं है, बहरहाल वो खाते पीते लोग हैं। मैं तो कहूँगा कि ठीक है, अच्छे ही हैं। तो उनको मैंने पैगाम भेजा कि भाई आप वापस करें, वरना आपके घर में पुलिस आएगी, आपके बच्चे उठाएगी। तो डॉक्टर अर्जन मुझे कहने लगा कि सही मेरे पास आए कि चलो उठ जाओ। उसने बोला कहाँ ले जाओगे यार, मैं तो चल नहीं सकता। बोला तुम्हारा बाप जो है वो मियाँ मिठा, उसने हमें जलील कर दिया है, वापस जाओ, हमारी जान छोड़ो। उसको फिर बग़ैर पैसे के, बग़ैर इसके उसको छोड़ दिया। तो इस किस्म के काफ़ी वाक़यात हैं। आग लगती है तो हमें क्यों बुलाते हैं? किसी और MNA को तो बुलाए ना।
जब किसी कोई ज़्यादती करता है हिंदुओं के साथ यहाँ पर कोई भी लोग, तो हमें क्यों कहते हैं सही हमारे साथ ज़्यादती करता है, तो हमें मेरी मदद क्यों लेते हैं वो? कोई भी हमारे मुखालिफ कौम का मतलब है कि मुखालिफ ही है, वो अगर ज़्यादती करता है फिर भी हमें क्यों कहते हैं? ज़ाहिर है मुझे कहते हैं तो उनको आसरा है ना मदद। तो मैं तो ये कहता हूँ खुले दिल से आप इंक्वायरी क्यों नहीं करते? घर बैठे अगर इल्ज़ाम लगा देंगे कि मैं अगर कहूँ कि भाई ये इंदिरा गांधी को फलां आदमी ने मार दिया है, अब उसकी कोई साबिती तो नहीं है, साबिती नहीं है तो ज़ाहिर मैं गलत हूँ ना। अगर मैं कहूँ कि ये फलां आदमी ने ऐसा कर दिया है, बेनज़ीर को फलां ने मार दिया है, साबिती नहीं होगी तो वो तो ऐसी ज़्यादती है। तो मतलब ये है कि जब तक साबिती वो मेरे ऊपर कम अज़ कम करें, आएँ देखें। और मेरे पड़ोस में बैठे हैं हिंदू, मैं अगर ज़बरदस्ती करता तो इनके ऊपर करता ना। मेरे घर के सामने ये बैठे हैं, ज़्यादातर हिंदू हैं, मुसलमान कम हैं। उनसे वो आए थे कोई फॉरेनर, उन्होंने इंटरव्यू उनसे किया कि भाई तुम यहाँ कैसे बैठे, क्यों आए? उन्होंने बोला हम बाहर बैठे थे, वहाँ हमारे साथ ज़्यादती होती थी जिसकी वजह से हम घर छोड़ के अपने सारा कुछ तोड़ फोड़ के यहाँ आ गए हैं। बोले यहाँ कैसे रह रहे हो? बोले अपने बाप के घर में जैसे रहा जाता है। आप उनसे इंटरव्यू तो लेना, जैसे हम ऐसे अपने समझते हैं कि जैसे अपने बाप के पास रहते हैं, हमें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ना मैं उन्होंने बोला कि ये तुमसे कोई वगार वगैरह जैसे होती है रहने की वजह से, बिजली भी उनको है, सारा कुछ गैस भी है, सारा कुछ है। भाई तुम यहाँ जो रहते हो तो तुमसे क्या काम लेते? वो काम ये नहीं लेते। बोला इनकी कोई ज़मीन वगैरह, बोला नहीं इनकी ज़मीन भी नहीं, खाली इनके इस पर रहते हैं। हमारी, और उन्होंने कहा कि हमारी औरतें जाती हैं इनके घर में काम करने के लिए, वो रोटी वहाँ से ले आती हैं, खर्चा वर्चा लेती हैं, उनको पैसे वैसे भी देते हैं ये। तो मकसद ये है कि वो बाकी उन्होंने बोला तुम्हारे मर्द क्या करते हैं? वो शहर में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वहाँ शहर में जाते हैं, वो तो इनके काम नहीं करते। हकीकत है जो वो हैरान हो गए बेचारी, वो औरतें आई थी, उन्होंने बोला ये कैसा माहौल है। जब उन्होंने ये देखा तो वो परेशान हो गई, यार हम सुनते कुछ हैं या उल्टा हिसाब है। शुक्रिया। मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जिन बंदों को, जैसे भाई ने कहा कि कोई प्रॉब्लम है, जो हमारे बारे में गलत सोचते हैं या गलत बातें करते हैं, मैं उनको दावत पेश करता हूँ एक भाई की हैसियत से, अगर बुज़ुर्ग हैं एक बेटे की हैसियत से, अगर कोई बहन हमारी आना चाहती है तो एक भाई की हैसियत से मैं उनको दावत देता हूँ, आप आएँ, हम आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे। अगर आप सुनते हैं कि वहाँ पे जाके, हमने ये भी सुना है कि वहाँ पे भाई आप नहीं जा सकते, वो कोई ऐसा एरिया, हम कोई ऐसे एरिए में नहीं बैठे, हम पाकिस्तान में बैठे हैं और सिंध के एक बीच के शहर डहरकी में बैठे हैं। तो यहाँ पर आएँ, आप ख़ुद आके देखें। अगर आपने किसी के बारे में सुना है, किसी को हमने ज़बरदस्ती मुसलमान किया है या ज़बरदस्ती कोई उसके साथ किए, तो आप उनके साथ भी मिल सकते हैं। हम आपको वो एड्रेस देंगे, आपको बताएंगे और आप जाके उनके घर में आप मिल सकते हैं, ताकि आपको ये वाज़े हो जाए कि गलत क्या है और सही क्या है। बस ये मैं आपको दावत देना चाहता हूँ। जो भी आना चाहता है, बिस्मिल्लाह, हमारा घर हाजिर है और इंशाल्लाह जो हमसे खिदमत हो सकेगी वो हम खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।